हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्या है। और इनके अंदर अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल होता है उनके बारे में, डायोड और ट्रांजिस्टर के बारे में। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल मटेरियल और डायोड, इन तीनों के बारे में बात की गई है। तो चलिए सबसे पहले अपने जानते हैं कि जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्या है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें बाहरी दबाव के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा अन्य आवेश वाहकों के गुणों, व्यवहार एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। आप ये मान लो कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिक दबाव डालूंगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अगर मैं उसके ऊपर हीटिंग प्रेशर डालूंगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं उसके ऊपर मान लो वैक्यूम प्रेशर डालूंगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो इन्हीं रिएक्शनों का अध्ययन जो किया जाता है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक शब्द है इसकी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन से हुई है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका जो मूल आधार है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार में सबसे अधिक जो परिवर्तन होता है वो अर्धचालक या अर्धचालक युक्तियों में होता है। जैसे कि कोई युक्ति है वो चालक द्वारा बनी हुई है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर से धारा आसानी से आ जा रहेगी, आती जाती रहेगी। ठीक है, उसमें कोई अलग से अपने को प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ अचालक की, तो अचालक में क्या होता है कि अगर अपने अचालक को धारा दे रहे हैं तो वो आगे जाने नहीं देगा, उसमें भी इतना ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर अपने बात करें अर्धचालक की, जो न तो पूरा चालक है और न ही पूरा अचालक है। अभी देखो, अगर उसमें अपने करंट देंगे, या तो वो करंट को कोशिश करेगा कि आसानी से निकाल दे, या फिर वो उसको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, या फिर क्या होगा वो दोनों काम इकट्ठे करना चाहेगा तो उसका एक अलग रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अपने उसी के बारे में आज देखेंगे। तो जो ये अर्धचालक युक्तियाँ होती हैं जैसे कि डायोड और ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो इनका आप आज अपने अध्ययन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1897 में की थी। जो ब्रिटिश लैब में कैथोड किरणों की जांच कर रहे थे उसके दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये ऋणावेशित होता है और इसका जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, और जो द्रव्यमान इसका होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक ऑर्बिट स्पीड होती है और एक एक्सिस स्पीड होती है। जैसे कि अपनी पृथ्वी है जो सूर्य के जैसे एक तो चारों ओर चक्कर लगाती है, एक तो ऑर्बिटल स्पीड करती है वो, और दूसरी वो अपने अक्ष के ऊपर घूमती है, यानी वो एक्सिस स्पीड करती है। ठीक है, तो ये दो गतियाँ इलेक्ट्रॉन में भी होती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉली एक्सक्लूशन सिद्धांत का पालन करता है। कैसे करता है? क्योंकि ये जो है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन कण है, जैसे अपने को पता है जो सूक्ष्म कणों के अंदर आता है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक तो ये कण है, और दूसरा ये तरंग तरंग का भी प्रभाव पैदा करता है। तरंग का प्रभाव कैसे पैदा करता है? अपने जो इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो वो किस में, वो तरंग में है। और वैसे ये कण है। ठीक है, तो जब ये कोई ऐसा मैटर जो या फिर एलिमेंट जो दोनों प्रभाव उत्पन्न करे, ठीक है, वो किस सिद्धांत का पालन करता है? वो करता है पॉली एक्सक्लूशन सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है उसके बारे में। अभी देखो, जैसे सपोज करो ये है उसका न्यूक्लियस यानी कि केंद्र, और ये इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जब ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तब तो ये हैं ऑर्बिट स्पीड में, यानी कि ऑर्बिट स्पीड यानी कि कक्षा गति में। जब ये अपने कक्षा में रहते हुए नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जब ये इसके चारों ओर में चक्कर लगा रहे हैं तब तो ये कर रहे हैं ऑर्बिट स्पीड में, तब तो ये चल रहे हैं ऑर्बिट स्पीड में यानी कि कक्षा गति कर रहे हैं। और जब अभी देखो, जब ये न्यूक्लियस था और ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, ठीक है, अपने अपनी कक्षा में, तब तो कौन सी स्पीड थी? तब तो थी ऑर्बिट। और जब ये इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते अपने ही अक्ष के ऊपर ऐसे घूम घूम के चल रहे थे, ठीक है, जब ये अपने अक्ष के ऊपर ऐसे घूम घूम के चल रहे थे और ये इसके चक्कर भी लगा रहे थे, तब ये कौन सी स्पीड कर रहे थे? तब ये एक्सिस गति कर रहे थे, यानी कि चक्रण गति कर रहे थे। ऑर्बिट स्पीड क्या होती है? ऑर्बिट स्पीड क्या होती है? जब किसी केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाना, ऑर्बिट स्पीड, और अपनी दूरी के ऊपर गोल गोल घूमना, एक्सिस स्पीड। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे अपने बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के बारे में। जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर अगर अपने एक की बात करें तो ये होते हैं कंडक्टर यानी कि चालक। और चालक कौन से होते हैं?
जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। और नंबर दो के कौन से हैं? अचालक, यानी कि इंसुलेटर, जिनके अंदर धारा प्रवाह नहीं होता। ठीक है, इनके अंदर तो धारा का प्रवाह होता है, इनके अंदर नहीं होता। अब नंबर तीन पे कौन से आते हैं? जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तब एक नया मटेरियल बनता है, वो क्या कहलाता है? अर्धचालक। वो क्या कहलाता है? अर्धचालक। अब ये क्या करते हैं? ये न तो पूरे चालक होते हैं और न ही पूरे अचालक होते हैं। अर्धचालक होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? नंबर एक, इंट्रिंसिक कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक अर्धचालक, ठीक है, जो प्राकृतिक अर्धचालक होते हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं। ये दिखने में कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं, और ये शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं वो शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। और इनके उदाहरण जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। और इनकी जो बाहरी की जो कक्षा होती है, लास्ट की जो कक्षा होती है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं? वह अर्धचालक जिन्हें अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे अर्धचालक जिन्हें अशुद्धि द्वारा तैयार किया जाता है एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, और ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पी प्रकार के और एन प्रकार के। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एन का पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक कौन से होते हैं? वह अर्धचालक जिन्हें सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी तत्व मिलाकर तैयार किया जाता है। मैंने आपको बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। अब अगर अपने उसके अंदर त्रिसंयोजी तत्व एक मिला देंगे, यानी जिसकी बाहरी कक्षा के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको अपने मिला देंगे तो क्या होगा? एक्चुअल में होता क्या है? जब अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अपने उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और मिला रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाएगी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। एक कमी होने के कारण क्या हो जाएगा? वहाँ पे क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा, यानी कि एक कोटर बन जाएगा, खाली जगह रह जाएगी, रिक्तति रह जाएगी। तो उस रिक्ति को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, ऐसे अर्धचालक जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। और ऐसी अशुद्धि को मिलाना क्या कहलाता है? अशुद्धि को मिलाना क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। और जब अपने किसी सिलिकॉन या फिर जब अपने सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर किसी त्रिसंयोजी तत्व को मिलाते हैं तो अपने पास क्या मिलता है? अपने को गैलियम और इंडियम मिलता है। ठीक है, और इनके अंदर क्या हो जाती है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? होल या कोटर बोलते हैं। ठीक है, और पी प्रकार के जो अर्धचालक है इनमें जो मिश्रित अशुद्धि होती है, जो इनके अंदर मिश्रित जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ग्राही या एक्सपेक्टर। ग्राही या एक्सपेक्टर क्यों कहलाती है? ग्राही का मतलब क्या होता है? ग्राही का मतलब होता है कि स्थान देने वाला। अब सपोज करो, अब इसके अंदर एक जगह खाली है, जैसे ही अपने इसको किसी अन्य तत्व के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? ये उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, मतलब अपने पास स्थान देगा उस इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसे ग्राही या एक्सपेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पढ़ते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक कौन से होते हैं? वह अर्धचालक जिनमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो तो होते हैं पी प्रकार के, और जिनमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है वो होते हैं एन प्रकार के। वृद्धि कैसे होती है? जब अपने सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर किसी पंचसंयोजी तत्व को मिला देंगे। अब देखो, उसके बाहरी कक्षा में कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। अगर हमने उसमें से 3 मिलाए तो क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब हमने उसके अंदर 5 मिला दिए, वो 4 है, हमने 5 मिला दिए, तो एक की क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए तब तो बन जाते हैं एन प्रकार के, जब एक की कमी हो जाए तब वो बन जाते हैं पी प्रकार के। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम में पंचसंयोजी तत्व आर्सेनिक या एंटीमनी की डोपिंग करने पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, जिससे बना अर्धचालक एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। और इसमें मिश्रित जो अशुद्धि होती है वो दाता या डोनर कहलाती है। दाता या डोनर कैसे कहलाती है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जैसे इसके पास कोई ऐसा तत्व आएगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, उसको एक इलेक्ट्रॉन दान में दे देगा। ठीक है, जैसे ही उसको एक इलेक्ट्रॉन दान में देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, तो इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? दाता या डोनर अशुद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे इसमें एक की बढ़ोतरी होती है, कैसे इसमें एक की कमी होती है। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर अपने बात करें जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, अगर अपने पहले उनकी बात करें तो भी देखो, इसमें क्या अपने को 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ये है सिलिकॉन, ठीक है, और ये इसमें त्रिसंयोजी तत्व यानी ट्रिवेलेंट जो अपने मिलाया हुआ है,
त्रिसंयोजी तत्व को ट्रिवलेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो सिलिकॉन के अपने को कितने परमाणु जो बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 4 पूरे करने हैं। तो अभी देखो अपने इसमें से देखेंगे, अपने पहले इसके सिलिकॉन के कंप्लीट करते हैं, 1 2 3 और ये 4, ये सिलिकॉन के पूरे हैं। ठीक है, अब अपने इसी के पूरे करेंगे, 1 2 3 4, इसके पूरे हो गए। अब अपने इसके पूरे करेंगे, 1 2 3 और 4 हो गए। अब अपने इसके पूरे करेंगे, 1 2 3 और ये 4 हो गए कंप्लीट। अब अपने क्या उनको मार्क कर लेते हैं जो बचे हैं पीछे। अभी देखो एक तो जैसे ये बच गया, एक मिनट रुको, एक मिनट मैं इसको एक लाइन से जोड़ देता हूँ इसके साथ में, अच्छे से ध्यान में रह जाएगा। ये लो, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, और बाकी को मैं अभी इरेज कर देता हूँ। ये लो, बाकी को मैंने कर दिया इरेज। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक इसका ये रहा इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इसके अंदर ये कितने हो गए, ये हो गए 3। ठीक है, कौन कौन से, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 हो गए। अब यहाँ भी एक चाहिए था अपने को, तब ये पूरा संबंध में बन जाता, और यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक खाली होल बच जाएगा। जब एक खाली होल बचे, यानी कि एक एक्सपेक्टर इम्प्योरिटी बचे या फिर एक होल क्रिएट हो जाए, तो वो कौन से प्रकार का कहलाता है, पी प्रकार का। ठीक है, और अगर अपने बात करें एन प्रकार की, तो यहाँ देखो, यहाँ अपने सबके 4 कंप्लीट करेंगे वैसे ही। ठीक है, तो अगर अपने इसके बात करें तो 1 2 3 और 4 इसके पूरे हैं। अब इसके पूरे करेंगे, 1 2 3 और 4 इसके पूरे हैं। अब इसके 1 2 3 और 4 इसके पूरे हैं। अब इसके 1 2 3 और 4 इसके पूरे। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसके पी और बी जो ये अपने पंचसंयोजी तत्व जो मिलाया हुआ है आर्सेनिक, अब इसके देखो, ये इसका कंप्लीट है, 1 हो गया, ये इसका 2 हो गया, ये इसका 3 हो गया और ये इसका 4 हो गया। अब ये पूरी तरह से इसका संबंध बन गया। अब ये 4 हो गए, लेकिन ये क्या होगा भाई, कितने थे यहाँ पे, इसके कितने थे, हमने कितने मिलाए थे, हमने मिलाया था पंचसंयोजी तत्व। तो हमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या था, ज़्यादा था, तो वो क्या हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी जहाँ पे, वो कौन से कहलाएंगे, एन प्रकार के अर्धचालक। और इसे क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, या फिर दाता। ठीक है, या तो डोनर बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं, दाता अशुद्धि बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे अपने बात करते हैं पी एन डायोड की। जब अपने एक पी प्रकार और एक एन प्रकार दोनों को आपस में मिला देते हैं, ठीक है, जब अपने पी प्रकार के अर्धचालक को और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिला देते हैं, तो जो उससे युक्ति बनती है उसे डायोड बोलते हैं। ठीक है, और जब पी और एन प्रकार को मिलाएंगे तो पी एन डायोड बन जाएगा। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। पी टाइप व एन टाइप संधि से तैयार युक्ति को पी एन डायोड कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसमें धारा प्रवाह एक दिशा में होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो धारा प्रवाह होता है वो एक ही तरफ होता है, और वो कैसे होता है, या तो वो उसको डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है भी, या तो वो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा या वो रिवर्स बायस में काम करेगा। लेकिन जो ज़्यादातर जो डायोड होते हैं वो रिवर्स बायस में काम करते हैं। ठीक है, और इनकी बाइसिंग होती है वो आपको पता चल जाएगा क्या होती है, आगे उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग एसी को डीसी, डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये आ गया आपका रेक्टिफिकेशन का। एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कैसे करता है, वो रेक्टिफिकेशन, उसको एक रेक्टिफायर ब्रिज बनाना पड़ता है। ठीक है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा डायोड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, 6 तक भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये आपका रेक्टिफिकेशन में आएगा, तब आपको इसको अच्छे से समझाएंगे। और आगे क्या है, ये कई प्रकार के बनाए जाते हैं। हाँ, ये कई प्रकार के बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा एलईडी होती है एक, ठीक है, और एक होता है जैसे कि आपने सोलर सेल देखा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे अपनी बात करते हैं। आगे क्या लिखा है,
केवल 2 वोल्ट के एक डायोड में 20 मिली एम्पेयर से 100 मिली एम्पेयर धारा प्रवाहित हो सकती है। हाँ, ये सही है। जो जीनर डायोड होता है वो वोल्टेज डायोड कहलाता है, ठीक है। और वोल्टेज डायोड में क्या होता है, उसमें जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है। अगर अपने उसको 2 वोल्टेज दिए तो वो वोल्टेज सेम रहेगी, लेकिन उसके अंदर से जो धारा है, जैसे ही वो ब्रेक डाउन होगा तो उसके अंदर धारा का जो प्रवाह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अपने ये बोल सकते हैं कि एक निश्चित मान के एक निश्चित वोल्टेज के डायोड में से अपने धारा को काफ़ी हद तक बढ़ा के दे सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, एनोड तथा कैथोड, यानी जिसे प्लस और माइनस बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, एनोड तथा कैथोड, ठीक है। ये नीचे एक दिखाया हुआ है डायोड। इसकी जो वाइट वाली साइड होती है ये माइनस होती है और दूसरी साइड होती है वो प्लस होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डायोड के प्रकार, ठीक है। वैसे तो ये कई प्रकार के, ऐसे तो ये बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा रखे हैं जो नॉर्मली आपके जो सिलेबस के अंदर हैं या फिर जो आपके थोड़े बहुत काम आने वाले हैं, जो नॉर्मली अपने को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे एलईडी डायोड। एलईडी डायोड यानी कि जो जैसे आपके फ़ोन की डिस्प्ले है, ठीक है, तो उसके अंदर भी एलईडी लगी हुई है, या फिर जो एलईडी जो लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं, ठीक है। जो एलईडी जैसे अपने जैसे एलसीडी या एलईडी जो अपने नॉर्मली घरों में यूज़ होती है, तो उनके अंदर भी एलईडी डायोड यूज़ होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जेनर डायोड, इसे वोल्टेज डायोड भी बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी जगह यूज होते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से सेल फ़ोन से लेकर के पीसी तक ये यूज होते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट करंट फ्लो, ठीक है, इनका यूज भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अभी जैसे कि कुछ नए जैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो आपने देखा होगा कम वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होते हैं, तो उनके अंदर जो धारा रहती है, जहाँ पे वोल्टेज कम रहती है वो धारा का मान आपको पता है ज़्यादा रहता है। तो ऐसे जो सर्किट होते हैं उनके अंदर कि जो कांस्टेंट करंट डायोड है उनका यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में शॉर्ट की डायोड, ये कैपेसिटर की तरह यूज किया जाने वाला डायोड है। उसके बाद में शॉकले डायोड, ठीक है। उसके बाद में फोटो डायोड, ठीक है, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। टनल डायोड, इसका भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये एक स्विचिंग युक्ति की तरह यूज होते हैं डायोड। और जो ये टनल डायोड है इसकी स्पीड बहुत होती है, ठीक है। ये ऑपरेट बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अगर कोई काम को अपने नैनो सेकंड के अंदर करना है, ठीक है, अगर कोई स्विचिंग युक्ति है उसको आपने नैनो सेकंड के अंदर ऑपरेट करना है, तो वहाँ पे टनल डायोड का यूज होगा। और उसके बाद में रेक्टर डायोड। रेक्टर डायोड क्या होता है, जो रेक्टर डायोड है ये एक्चुअल में ये भी कैपेसिटर की तरह यूज कर सकते हैं अपने, ठीक है। और उसके बाद में लेज़र डायोड, इसका तो बहुत ज़्यादा यूज है आजकल। लेज़र डायोड का यूज कई जगह पे किया जाता है, जैसे प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए, बारकोड स्कैनर हो गए, ठीक है, उनके अंदर सबके अंदर जो है वो लेज़र डायोड का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। या फिर जो आपने देखा होगा जो बच्चों वाली लाइट आती है एक लेज़र वाली, वो रेड से कलर की बीम सा निकलता है, उसके रेड सा बीम निकलता है, तो उसके अंदर भी एक्चुअल में जो लेज़र डायोड है वो यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या होता है, एक से अधिक डायोड को एक साथ जोड़ के चलाना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। और इससे अपने AC टू DC, DC टू AC प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना नंबर 1 का डायोड है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि प्रकाश उत्सर्जित डायोड, ठीक है। और इसका जो आविष्कार है वो 1968 में किया गया था। यह एक प्रकाश उत्पादक डायोड है, मतलब ये अपने को प्रकाश देता है। आपने जो LED लाइट देखी होगी छोटी सी, ठीक है, वो कितनी रोशनी देती है, तो वो एक्चुअल में वो एक डायोड है, ठीक है, वो डायोड ही होता है। और जिसे लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं, ठीक है, LED डायोड बोलते हैं। और यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलने का कार्य करता है, ठीक है, ये याद रखना। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलने का कार्य करता है। जब जब इस डायोड को विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो इसमें इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस की क्रिया के कारण ये प्रकाश देने लगता है। और ये गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड नामक यौगिक से बनाया जाता है। ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस स्थिति में काम करता है, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड बायस यानी कि जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है वो आगे की तरफ होता है, ठीक है। और ये जो है ये प्राय 4 कलर के बनाए जाते हैं, हरा, नीला, पीला और लाल। और इन्हीं से मिला करके आगे जो जितने भी अपने देखते हैं, जैसे कि डिजाइनिंग जो लाइट्स होती हैं कई कलर की आती हैं, तो इन्हीं से मिलाकर वो आगे कलर बनाए जाते हैं। इनका यूज कहाँ पे होता है, तो इनका यूज होता है इंडिकेटर लैंप में, ट्रैफिक सिग्नल में, डिस्प्ले लाइट में जो अपने मोबाइल की जैसे डिस्प्ले है, और कैमरा फ्लैश लाइट में, ठीक है। तो चलिए आगे इसकी क्रियाविधि समझते हैं और इसका डायग्राम देखते हैं। हाँ, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे कि नीला है, लाल है, वाइट है, येलो है, ग्रीन है, ठीक है, ये कई कलर के बनाए जाते हैं। और ये इसका साइन है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। और ये आपके सामने एक LED बल्ब को दिखाया गया, ठीक है। इसके ये 2 सिरे होते हैं, एनोड और कैथोड, मतलब ये प्लस और ये माइनस। और एक्चुअली में ये काम कैसे करता है, ये देखो, इधर देखो, जैसे ये इसका एनोड सिरा है, इसको थोड़ी सी दूरी के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। और जो इसका कैथोड है इसको भी थोड़ी सी दूरी के ऊपर लगाया जाता है।
और इसके ऊपर एक बिल्कुल पतले वायर का ऐसे कनेक्ट दिया जाता है। ये जो कनेक्ट होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे कि ये एक पी प्रकार का पदार्थ है, ये एक एन प्रकार का पदार्थ है, तो इसके बीच की जो ये कड़ी होती है, एक्चुअल में ये रिफ्लेक्टिव कैविटी होती है, ठीक है। इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर से उधर जाते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं, इस जगह के ऊपर क्या हो जाता है, जो रिफ्लेक्टिव कैविटी होती है ये अपने को प्रकाश देने लग जाती है। जैसे इसके अंदर अपने विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे वो जाएंगे अचालक के ऊपर एकदम से रुक जाएंगे, उनको काफ़ी फोर्स लगाना पड़ेगा उसको आगे जाने के लिए, ठीक है। जैसे ही उसके आगे जाएंगे, उससे पार निकलेंगे, तो वो अपने को एक प्रकाश की तरह दिखाई देंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे आपको अच्छे समझ में आएगा। अब ये देखो, ठीक है, एक्चुअल में क्या था, जैसे ये पी प्रकार का पदार्थ था अपने पास, ठीक है, ये पी प्रकार का पदार्थ था अपने पास, और इधर वाला जो ये था ये एन प्रकार का पदार्थ था, ठीक है। अभी इधर से प्लस है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। विद्युत धारा का प्रवाह सॉरी प्लस से माइनस की ओर होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। अभी देखो, अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे ये इधर जाने लग गए क्वार्टर में, जैसे ही इधर जाएंगे इनके साथ क्रिया करेंगे तो अपने को जो यहाँ पे जो इसकी रिफ्लेक्टिव कैविटी है वहाँ पे क्या होगा, प्रकाश दिखाई देगा। अभी देखो, ये देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आए और यहाँ से ये इन कोटरों के अंदर आने स्टार्ट हुए, तो जैसे ही इन कोटर के अंदर आएंगे तो यहाँ से अपने को क्या दिखेगा, एक रिफ्लेक्टिव लाइट दिखेगी, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिव कैविटी से निकलेगी और अपने को ऐसे प्रकाश देनी स्टार्ट कर देगी। चलो आगे इसका एक और उदाहरण देखो, अच्छे से समझोगे। अभी ये देखो, जैसे ये एक पी प्रकार का पदार्थ था, ये एक एन प्रकार का पदार्थ था, इसके बीच में गैप था, ये होती है, ये एक्चुअल में अचालक की पट्टी बन जाती है, क्योंकि ये देखो ये भी अर्धचालक है, ये भी अर्धचालक है, दोनों को आपसे मिलाएंगे, ठीक है, तो इसके बीच का जो गैप रहेगा, ठीक है, वहाँ पे। अभी देखो, जैसे इसके अंदर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, ये जैसे इधर कोटर की साइड में जाने लगेंगे, तो जैसे ये इस बंद को जैसे इसको पार करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अपने को यहाँ पे प्रकाश की तरह दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये अपने को बाहर इधर रोशनी दिखाई दे रही है, तो इसको बनाया एक्चुअल में इस तरीके से जाता है कि जो रिफ्लेक्टिव जो कैविटी होती है वो थोड़े से जो प्रकाश को अपने को काफ़ी ज़्यादा शो करती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अपने पढ़ते हैं जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड का आविष्कार 1934 में क्लोरेंस जेनर ने किया था, और यह एक उच्च डोपिंग वाला डायोड है, ठीक है। उच्च डोपिंग वाला कैसे, इसके अंदर जो डोपिंग की जाती है, इसके अंदर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो धातुओं के अंदर जो तत्व मिलाए जाते हैं और उनके अंदर जो डोपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा की जाती है, ठीक है। और इससे बिना किसी क्षति के ब्रेकडाउन रीजन में बार बार प्रचालित किया जा सकता है। मतलब अगर एक बार ब्रेकडाउन हो गया, कई बार क्या होता है, जैसे कि कई युक्तियों के अंदर जैसे ब्रेकडाउन हुआ, ज़्यादा उसके अंदर धारा या वोल्टेज आई तो वो ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये एक स्विच की तरह काम करता है और उसको बंद कर देता है, ठीक है, धारा के मार्ग को बंद कर देता है, तो ये खुद की और जो परिपथ होता है उसकी सुरक्षा कर लेता है। तो इस कारण क्या है, इसको अपने बार बार यूज कर सकते हैं परिपथ के अंदर, ठीक है। तो चलो इसको आगे बढ़ते हैं। इसे बिना किसी क्षति के ब्रेकडाउन रीजन में बार बार प्रचालित किया जा सकता है, जिस कारण इसे ब्रेकडाउन डायोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या, इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में पूर्व निर्धारित मान के वोल्टेज देने के लिए किया जा सकता है। जैसे अगर आपको किसी एक फिक्स मान की वोल्टेज देनी है, ठीक है, तो आप उस जगह के ऊपर जेनर डायोड का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने उसके अंदर डाटा एक बार फिट कर दिया, अभी अपने को इतनी वोल्टेज चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो उससे ज़्यादा वोल्टेज होते ही परिपथ को ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब परिपथ को तोड़ देगा, धारा के जाने का मार्ग बंद कर देगा, ठीक है। और निर्धारित मान से ज़्यादा वोल्टेज आने पर रिवर्स बायस में काम करने लगता है, और जिससे परिपथ में धारा जाना बंद हो जाती है, ठीक है। आगे क्या है, जब वोल्टेज का मान एक निर्धारित वोल्टेज के मान से ज़्यादा होता है, जो कि ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, तो इस जो ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे जेनर वोल्टेज बोलते हैं। जैसे कि आपने वोल्टेज का मान फिक्स कर रखा है, ठीक है, जैसे उस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज होगी वैसे तो वो कहलाती है ब्रेकडाउन वोल्टेज। लेकिन जेनर परिपथ में क्या होता है, वो जो बढ़ी हुई जो वोल्टेज होती है वो जेनर वोल्टेज कहलाती है, ठीक है। और इस डायोड की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो सामान्य पीएन डायोड के कम होती है और पूर्व निर्धारित होती है, ठीक है। इसकी जो वोल्टेज होती है फिक्स होती है, फिक्स मान के ही वोल्टेज के ऊपर अपने इसको यूज कर सकते हैं। जैसे 12 वोल्टेज हो गया, 24 वोल्टेज हो गया, 10 वोल्टेज हो गया, इसको एक फिक्स मान के ऊपर ही अपने ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अपने बात करते हैं इसके सिंबल की। यह जेनर डायोड का सिंबल और ये कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं कांस्टेंट करंट डायोड। कांस्टेंट करंट डायोड क्या होता है, नियत धारा डायोड। उसके अंदर तो क्या था, उसके अंदर तो वोल्टेज नियत रहती थी, ठीक है, धारा का मान बढ़ता कम ज़्यादा होता था। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जैसे अगर अपने को एक फिक्स धारा के ऊपर किसी वोल्टेज, जैसे अगर मान लो कि वोल्टेज ही फिक्स है और धारा को भी फिक्स करके ऑपरेट करना है भी, जहाँ पे धारा का मान जो है वो कम ज़्यादा ना हो,
तो उसके लिए जो यूज किया जाता है डायोड वो कांस्टेंट करंट डायोड यूज किया जाता है। इसे करंट रेगुलेटिंग या कांस्टेंट करंट डायोड या करंट लिमिटर डायोड या कॉन्टैक्टर ट्रांजिस्टर डायोड के नाम से भी जाना जाता है। और इस डायोड का जो मुख्य कार्य है वो वोल्टेज को विशेष करंट पर नियंत्रित रखना है, मतलब एक फिक्स धारा के ऊपर वोल्टेज को नियंत्रित रखना है। और ये करंट रेगुलेटर की तरह भी कार्य कर सकता है, मतलब अगर आपको कहीं भी जैसे धारा का मान एक फिक्स मान पे चाहिए, जैसे कि पीछे से 10 वोल्टेज आ रही है सपोज करो, जैसे कि मैंने कहा जैसे कि मैंने कहा जैसे कि जो यहाँ पे जो वोल्टेज थी वो आ रही थी 12 वोल्टेज, ठीक है, 12 वोल्टेज आ रही थी। यहाँ पे आपने क्या किया, एक रजिस्टर लगाया और इसके नीचे जैसे यहाँ पे एक डायोड को आपने लगा लिया, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि आगे लोड के ऊपर एक डायोड एक रजिस्टर और लगा दिया। अभी देखो, अभी यहाँ पे आ रही थी 12 वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे आपको कितनी चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए 10 वोल्टेज। तो यहाँ पे आप एक नियत मान का रजिस्टर लगा करके और डायोड लगा करके कांस्टेंट करंट डायोड, और उसमें क्या फिक्स कर दोगे, 10 फिक्स कर दोगे, ठीक है। भी आपको कितनी चाहिए, 10 चाहिए। जैसे ही ये रजिस्टर से क्या करेगा, ये इसमें से 2 वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तब ये परिपथ को क्या कर देगा, चालू कर देगा और यहाँ पे 10 आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 11 होगी या 11.1 होगी या फिर 10.2 होगी, 10.3 होगी, तभी इसको क्या करेगा, इसको बाईपास करके यहाँ से वापस इसको जाने देगा, मतलब कि इसकी खपत इतनी ज़्यादा बढ़ा देगा, इसको ब्रेकडाउन स्थिति में कर देगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे इसका मान 10 आएगा, ये इसको आगे जाने देगा, मतलब ये फिक्स एक मान के ऊपर इसको चलाएगा, जो अपने फिक्स किया उसी वोल्टेज के ऊपर ये इसको ऑपरेट करने देगा, और जैसे ही उससे कम ज़्यादा हुआ ये इसको बंद कर देगा, ठीक है। ये ऐसी जगह के ऊपर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे अपने को एक फिक्स मान की वोल्टेज या धारा के ऊपर किसी चीज़ को ऑपरेट करना है, वहाँ पे कांस्टेंट करंट डायोड का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये है इसका सिंबल, आप देख सकते हो, एक ये सिंबल है और ये भी सिंबल है इसका, ये दोनों सिंबल यूज किए जाते हैं। और ये भी इसका एक सिंबल है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर की तरह भी इसको यूज किया जाता है, और कैपेसिटर जो ट्रांजिस्टर की तरह भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ ना कि ये कनेक्टर ट्रांजिस्टर डायोड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ट्रांजिस्टर की तरह भी यूज किया जाता है, और इसलिए जहाँ पे ट्रांजिस्टर की तरह यूज होता है वहाँ पे इसका ये वाला सिंबल यूज होता है, ठीक है। अन्यथा आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह शॉर्ट की डायोड, जो शॉर्ट की डायोड है ये एक्चुअल में अर्धचालक और धातु के जंक्शन द्वारा बनाया जाता है, मतलब एक साइड में तो एक अर्धचालक होगा, चाहे वो पी हो चाहे एन हो, और दूसरी साइड में क्या होगा, मेटल होगा, ठीक है। इसके ये दोनों मतलब पी एन टाइप का नहीं होता, इसके अंदर एक ही अर्धचालक होता है, ये तो पी होगा या एन होगा, और दूसरी साइड में क्या होगा, मेटल होगा, ठीक है। इस डायोड का नाम जो है वो जर्मन के फिजिसिस्ट वोल्टर एच शॉर्टकी के नाम पर रखा गया, क्योंकि जो एच शॉर्टकी थे उन्होंने इसका इन्वेंट किया था, इसलिए इनका नाम शॉर्टकी के नाम के ऊपर रखा गया। और इस डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें मेटल होता है, तो मेटल के कारण ये काफ़ी अच्छा चालक बन जाता है, और इस कारण इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत कम होता है, और जिसके के कारण इसका जो स्विचिंग कार्य है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अभी देखो, जिसके अंदर जो अर्धचालक था, ठीक है, न तो पूरा चालक था न पूरा अचालक था, तो वो क्या कर रहा था, वो तारों को रोक भी रहा था, चला भी रहा था, रोक भी रहा था और चला भी रहा था, ठीक है। तो उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा था। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेटल लगा हुआ है, तो मेटल क्या है, मेटल एक चालक है, ठीक है। और उधर क्या है, पी प्रकार का जो वो है अर्धचालक है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो तो धारा को ड्रॉप तो कर रहा है लेकिन वो कम मात्रा में कर रहा है। जहाँ पे वो मान लो कि अगर अब 2 अर्धचालक एक साथ जुड़े हुए थे तो वो ड्रॉप कर रहे थे, जैसे सपोज करो 75%, तो अभी यहाँ पे जैसे वो एक ही लगा हुआ है, ठीक है। तो वो जैसे एक लगा हुआ तो वो क्या करेगा, वो 75 का आधा ड्रॉप करेगा, और बाकी का जो है, जो बाकी का जो आधा है वो मेटल के कारण क्या कर देगा, उसको अच्छा रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिस कारण इसका जो स्विचिंग जो कार्य होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसका यूज देखते हैं कहाँ पे होता है, इसका यूज होता है हाई फ्रिक्वेंसी रेक्टिफायर डिवाइस में, जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी जो रेक्टिफिकेशन चाहिए होता है, मतलब जहाँ पे किसी चीज़ को बढ़ाना होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को रेक्टिफिकेशन के लिए हाई फ्रिक्वेंसी में, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये इसका सिंबल है, आप देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार सा बनाया था, जेनर डायोड के लगभग सेम सही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं शॉकली डायोड। शॉकली डायोड क्या होता है, ये एक ऐसा डायोड है जो पी एन डायोड से बना होता है। इसके अंदर 2 जंक्शन यूज किए जाते हैं, पी एन, ठीक। और इसका जो आविष्कार है वो 1950 में विलियम शॉकली के द्वारा किया गया था, ठीक है। विलियम शॉकली ने इसका आविष्कार किया था, इसी कारण इसका नाम शॉकली डायोड रखा गया। और अब जो इसका उपयोग बहुत कम होता है, पहले इसका यूज बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि इसकी जो संरचना थी ये लगभग 2 ट्रांजिस्टर के सेम थी। आप इसका सिंबल देख सकते हो, सिंबल इसका कुछ इस तरह से होता है, और या तो आप इसको ये भी इस तरीके से भी बना सकते हो, या फिर आप इसको ये बनाओ, तो ये काफ़ी सही तरीका है इसको बनाने का, ठीक है। ये पी और एन को ऐसे मिला करके बनाया जाता है, ठीक है।
और ये देखो यहाँ पे ये एक ट्रांजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोटो डायोड, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट डायोड है ये। यह एक प्रकार का प्रकाश चालित स्विच, अगर आप इस डायोड के ऊपर प्रकाश डालते हो तभी ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अगर आप लाइट डालते हो तभी ऑपरेट होता है। और ये एक्चुअल में बनाया कैसे जाता है, इसके अंदर जो मेटल जो धातु यूज की जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे उसके ऊपर प्रकाश डालता है वो अपना प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा घटा लेता है, ठीक है। यह डायोड प्रकाश पड़ने पर अपने प्रतिरोध अत्यधिक घटा लेता है, जिसके कारण धारा प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। ये कैडमियम सल्फाइड नामक यौगिक से बनाया जाता है। यह एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है, और इसका जो प्रतिरोध है वो प्रकाश करने पड़ने पर अत्यधिक घट जाता है, ठीक है। अगर अपने बात करें सौर सेल की, तो सौर सेल भी एक फोटो डायोड है, ठीक है। इसका उपयोग भी प्रकाश में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इस युक्ति का जो उपयोग है वो फोटो कैमरे में स्वचालित स्विच के रूप में तथा अन्य यंत्रों में फोटो स्विचिंग युक्ति के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो है, जैसे आपने देखा होगा फ्लैश जैसे लाइट होती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे वो साइडों में छतरियाँ सी लगाई होती है, जैसे ही वो फ्लैश करती है और कैमरे से उधर से फ़ोटो क्लिक हो जाती है, वो किस कारण होती है, वो फोटो डायोड के कारण होती है, ठीक है। अभी देखो, जैसे ये इधर वाली साइड थी पी प्रकार की और ये थी एन प्रकार की, और ये बीच की जगह खाली थी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव कैविटी होती है इसकी, ठीक है। डायोड की रिफ्लेक्टिव कैविटी क्या होती है, जहाँ पे दोनों ही जो प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनका संबंध बनता है, वहाँ पे कुछ गैप बन जाता है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्टिव कैविटी होती है। अभी देखो, जैसे ये पी प्रकार की साइड थी, ये एन प्रकार की साइड थी, जैसे ही आपने इसको इसके साथ जोड़ा, इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और ये पी प्रकार का है, यहाँ पे होल होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। धारा का प्रवाह इधर से इधर होगा, प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन का माइनस से प्लस की ओर होगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवाहित, अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कोई मेटल है, इसका प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आकर के इसके यहाँ पे जैसे यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे इकट्ठे होकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे मात्रा काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की बढ़ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और इधर से जो क्वार्टर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी होगा क्या, जैसे इसको प्रकाश डलेगा तो ये जो अपना एलिमेंट लगा हुआ है ये अपना प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा घटा लेगा। जैसे ये प्रतिरोध घटाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर वाली साइड में जाने लगेंगे, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी और ये परिपथ पूरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर से अपने प्रकाश को हटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो धातु है ये अपना पूरा का ये अपना प्रतिरोध बढ़ा लेगी। प्रतिरोध बढ़ाते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहीं रुक जाएंगे और ये आगे नहीं जा पाएंगे, जिस कारण क्या होगा, जिस कारण जो इसका आगे का जो वोल्टेज है वो आगे नहीं चल पाएगी और परिपथ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रकाश आएगा इसके ऊपर तब ये चालू हो जाएगा, और जैसे ही इसके ऊपर से प्रकाश अपने हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो धारा है उसको बंद कर देगा। ये है इसका डायग्राम, ये है इसका सिंबल, ठीक है। इसको आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, और ये देखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये देखो, जो ये वाली जो साइड होती है इसकी, ठीक है, ये वाली इसकी रिफ्लेक्टिव कैविटी होती है, इसके ऊपर जैसे ही प्रकाश डलता है ये परिपथ को ऑन कर देता है, और जैसे इसके ऊपर से प्रकाश अपने हटा लेते हैं तो ये परिपथ को ब्रेक कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अपनी बात करते हैं टनल डायोड की। टनल डायोड को असाकी डायोड या टनल डायोड भी कहते हैं, और इस डायोड का जो उपयोग है वो बहुत तेज़ी से स्विच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये कार्य को नैनो सेकंड के अंदर ही कर देता है, ठीक है। और इसका जो आविष्कार है वो 1957 में लियो इसाकी के द्वारा किया गया था, जिस कारण इसका नाम असाकी डायोड पड़ा, ठीक है। और इसका जो उपयोग है वो पीसी तथा हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट के अंदर स्विचिंग के लिए किया जाता है। देखने में कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, और ये इसके सिंबल होते हैं दोनों, ओके, क्लियर है। क्योंकि इसमें देखा होता क्या है, जो इसकी कैविटी होती है ना, रिफ्लेक्टिव कैविटी है, सपोज करो ये रिफ्लेक्टिव कैविटी है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है वो कुछ इस प्रकार से दिया होता है। पीछे से तो वो काफ़ी जगह होती है उसके अंदर, और जैसे जैसे वो रिफ्लेक्टिव कैविटी के पास आते रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे संकरी जगह हो जाती है, तो वो एक बिल्कुल ऐसे सुरंग की तरह हो जाती है। अब आपको पता होगा जहाँ पे किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पे उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन पहले एक खुली जगह में थे, जैसे वो आगे आते जाते हैं, जैसे इसके अंदर वो जगह स्पेस कम होता जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड के अंदर हो जाते हैं, और वो इतनी ज़्यादा स्पीड के अंदर आते हैं उस कैविटी के जैसे ही पार होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में पार हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे ही कैविटी के पार हुए तो वो परिपथ कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही परिपथ कंप्लीट होगा तो वो परिपथ को ऑन कर देगा, और जैसे ही उसके अंदर से, ठीक है, जाने बंद हो जाएंगे, वैसे ही वो परिपथ को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अपनी बात करते हैं वेरिकैप डायोड या फिर रेक्टर डायोड की, ठीक है। रेक्टर डायोड क्या होता है, यह डायोड वेरिएबल कैपेसिटर की तरह कार्य कर सकता है, ठीक है, और ये रिवर्स बैच में काम करता है। वेरिएबल कैपेसिटर की तरह कैसे काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटेंसी होती है इसको अपनी कम ज़्यादा कर सकते हैं,
किसी एक फिक्स वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यह डायोड किसी सर्किट में स्थिर वोल्टेज होने के कारण भी उसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू तक कैपेसिटेंस बदल सकता है, ठीक है। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, इसी कारण इसे वेरिएबल कैपेसिटर की तरह भी कार्य में ला सकते हैं। तो इसे इन डायोड का उपयोग सेल फोन, सैटेलाइट, प्री फिल्टर में या फिर वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के रूप में किया जाता है। तो रेडियो के एफएम ट्रांसमीटर में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये वैरेक्टर डायोड है। वैरेक्टर डायोड का यूज वेरिएबल कैपेसिटर की तरह भी अपने कर सकते हैं, क्योंकि एक फिक्स वोल्टेज के ऊपर भी क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू तक जो कैपेसिटेंस है उसको कम ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका आगे सिंबल आपको दिखाते हैं, और ये है इसका सिंबल। इसको कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लेज़र डायोड। लेज़र डायोड जो होते हैं ये एक्चुअल में जो एलईडी डायोड होते हैं उसी का संक्षिप्त रूप होते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है, जहाँ पे लेज़र जो निकलती है, जहाँ से ये लाइट निकलती है, लाइट के ऊपर ये एक लेंस लगा देते हैं। लेंस से क्या होता है, लेंस से आपको पता होगा, जैसे कि जो रोशनी ऐसे बाहर जो बिखर रही है, अगर आप वहाँ पे एक लेंस लगा दोगे तो वो क्या करेगा, जैसे ये रोशनी बिखरती हुई आएगी यहाँ से ये इसको बिल्कुल एक सीधी रेखा के अंदर आगे निकाल देगा। तो एक्चुअल में इसके ऊपर लेंस लगाने से क्या होता है, जो लाइट इसमें से निकलती है वो एक बीम की तरह निकलती है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। यह डायोड एलईडी डायोड की तरह कार्य करता है, लेकिन यह लाइट की जगह लेज़र बीम बनाता है, ठीक है। इसका आविष्कार रॉबर्ट एन होल एंड नेक होलोनियाक जूनियर ने 1962 में किया था। इसका उपयोग बारकोड रीडर में, लेज़र प्रिंटर में, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क रीडिंग में, और लेज़र प्रिंटर में, लेज़र स्कैनिंग में, लाइट बीम इल्यूमिनेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये है इसका सिंबल, और ये देखो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। और इसकी जो ये वाली जगह है, यहाँ पे इसके क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है, ठीक है, जिस कारण से इसमें से क्या निकलती है, बीम निकलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये जैसे इसका ऊपर पी प्रकार का पदार्थ है, ठीक है, ये इसका नीचे एन प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। और ये इसकी है रिफ्लेक्टिव कैविटी। जैसे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको पार करते हैं, यहाँ से लाइट निकलती है, क्योंकि लाइट इमिटिंग डायोड की तरह ही है। तो जैसे यहाँ से लाइट निकलती है, तो ये देखो जैसे यहाँ से लाइट निकली, इसके ऊपर क्या लगा देता है, यहाँ पे लेज़र बीम के लिए यहाँ पे लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये लेंस से क्या होता है, जो ये बीम निकलती है, जो लाइट निकलती है, लाइट को एक बीम में कन्वर्ट कर देता है। तो आगे है टाइप्स ऑफ लेज़र डायोड। लेज़र डायोड के प्रकार, वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रकार हैं इसके, लेकिन अपने बात करेंगे जैसे 5 प्रकार के मैंने इसके अंदर लिखे हैं। तो वो कौन कौन से, डबल हेटेरोस्ट्रक्चर लेज़र, और उसके बाद क्वांटम वेल लेज़र, क्वांटम कैस्केड लेज़र, सेपरेट कॉन्फाइनमेंट हेटेरोस्ट्रक्चर लेज़र, और डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रैग रिफ्लेक्टर लेज़र, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे कि अगर अपनी बात करें तो इंटरबैंड कैस्केड है, और डिस्ट्रीब्यूट फीडबैक लेज़र है, या फिर वर्टिकल कैविटी सरफेस इमिटिंग लेज़र भी होती है, और वर्टिकल एक्सटर्नल कैविटी सरफेस इमिटिंग लेज़र भी होती है, और एक्सटर्नल कैविटी डायोड लेज़र भी होती है, ठीक है। इसके आगे भी इनके कई प्रकार होते हैं। तो ये थे अपने कुछ डायोड जिनके बारे में आज अपने पढ़ा, और बाकी का जो अपना जो मटेरियल बचा हुआ वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको जल्दी ही प्रोवाइड होगा, और जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन और बाइसिंग, उसके साथ साथ में अगर ट्रांजिस्टर की बात भी अपने करेंगे। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।